गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसको मैंने डिकोडिफाई किया है पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम स्ट्रीम। उनके लिए यूपीएससी मेंस राइटिंग के लिए और एचसीएस मेंस राइटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज यू कैन सी। और हम जानेंगे इसके कुछ इंटरनेशनल एंगल्स भी जो हम अपने मेंस के आंसर में पॉइंट आउट कर सकते हैं। इट विल फेच मोर मार्क्स टू यू। ओके, सो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जी दिल्ली एनसीआर एरिया के इमिशंस जो एयर पॉल्यूशंस हैं वो है पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 जो कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और साथ ही साथ अदर हमारे टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा जितने भी हमारे AQI इंडेक्स में 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कैसे उनको। अब स्टैनली केस था क्या कि इस केस के जरिए जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि वो EU नाइट्रेट डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करें अपने पूरे यूरोपियन यूनियन में। अब EU नाइट्रेट डायरेक्टिव्स होता क्या है, वो उसका मेन एम ये है कि वो वाटर पोल्यूशन फ्रॉम जो नाइट्रेट से निकल रहा है वो वाटर में डिस्चार्ज ना हो। मतलब कि आजकल अगर आप देखो कि अगर हमारे फर्टिलाइजर्स में जो हम फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज कर रहे हैं, अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट का जो कंटेंट है ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर आपने पढ़ा हो, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां आजकल आपको आम देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें नाइट्रेट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है हमारे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। एल्गल ब्लूम के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा जिसे हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीशन होने की वजह से एक एल्गी का जो है परत पूरे के पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेती है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक EU नाइट्रेट डायरेक्टिव बनाया जिससे जो नाइट्रेट डिस्चार्ज हैं एग्रीकल्चर सोर्स से जो डायरेक्ट वाटर में चले जाते हैं उसको रोका जाए। अब इसके खिलाफ UK की गवर्नमेंट की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या कि फार्मर्स ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की कि सारा का सारा पॉल्यूशन हमने ही क्रिएट नहीं किया, ये इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी आया है, तो उनको भी इसके लिए लायबल घोषित करना चाहिए। स्टैनली जजमेंट ने फिर ऐड ऑन किया एक प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशन PP में। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर तुम स्टबल बर्निंग को ही जिम्मेवार घोषित करना चाहते हो तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टबल बर्निंग सीजनल होती है। स्टबल बर्निंग पूरी साल में थोड़ी ना हो रही है, वो तो जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली विंटर एरिया में हो रही है। तो पूरे साल के लिए तुम फार्मर्स को लायबल घोषित नहीं कर सकते एयर पोल्यूशन के लिए। अब एक ये डायमेंशन था स्टैनली जजमेंट जिसने प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशन को ऐड किया PP में, जिसको सीजनल स्टबल बर्निंग बाय द फार्मर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एयर पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय अदर सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट केस, इसका एक नया एंगल। इस एंगल में हमने देखा कि सीजनल स्टबल बर्निंग कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एयर पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय अदर सोर्सेज। इसका जो सेकेंड एंगल है वो है ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। मतलब कि जो PM 2.5 है हमारे देश में वो सिर्फ हमारे देश की बाउंड्री के अंडर पॉल्यूशन क्रिएट किए जाने की वजह से नहीं बने, बल्कि साथ ही साथ यहाँ हमारी PM 2.5 जो है वो हमारे देश के बाहर से भी आ रहे हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ट्रायल स्मेल्टर केस 1941 का, जहाँ पर सल्फर स्प्यूइंग स्मेल्टर ने ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में जो था उसको रिस्पॉन्सिबल बताया गया, क्योंकि
उन्होंने ये जो सल्फर जहाँ से क्रिएट सल्फर कहाँ से बन रहा था, कनाडा से, कोलंबिया वहाँ की जो प्रोविंस है वहाँ से सल्फर जो निकल रहा था उसने प्रॉपर्टी डैमेज की वॉशिंगटन यूएसए की। तो ये एक केस है जिसके थ्रू हम हम बता सकते हैं कि ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट भी होता है एयर पोल्यूशन का, राइट। अब तो जो ट्रांस बाउंड्री हेल्थ इम्पैक्ट है PM 2.5 पॉल्यूशन के, उसमें हमें कितनी कन्वेंशंस मिल जाती हैं दुनिया भर में देखने की। फर्स्ट कन्वेंशन तो जिसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन जो 1979 में आई थी, जिसमें 51 पार्टीज और 8 प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट एशियान की है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रांस बाउंड्री हेज पॉल्यूशन 2002, ठीक है। नेक्स्ट है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल टू द जो हमने ऊपर CLRTAP कन्वेंशन जो अमेंड हुई 2012 में, जिसकी वजह से इसके अंदर गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल पर्टिकुलरली रिलेटेड टू PM 2.5 एज अ पॉल्यूटेंट इसमें ऐड किया गया कि जो PM 2.5 है, यहाँ से हमें इस बात का ये क्लियर कर दिया गया कि जो PM 2.5 है ये लॉन्ग डिस्टेंस एयर पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ हमारा ये दूसरा एंगल था वो क्लियर कर दिया गया कि PM 2.5 ये लॉन्ग डिस्टेंस एयर पॉल्यूटेंट है। कब? 2012 में, जब गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को CLRTAP कन्वेंशन में ऐड कर लिया गया, इस कन्वेंशन को अमेंड करके, ठीक है। हमने इसके दो एंगल्स को देखा, ये हमारा सेकेंड एंगल है और ये हमारा था फर्स्ट एंगल, जहां पर UN की EU की कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टैनली केस में ये क्लियर कर दिया कि हम फार्मर्स को ही पूरे पॉल्यूशन के लिए लायबल नहीं मान सकते, कि उसने एक बार सीजनल स्टबल बर्निंग करी तो सारी पॉल्यूशन फार्मर्स ने ही क्रिएट किया। इट्स नॉट पॉसिबल, ये हम स्टेडली जजमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने इसके दो एंगल पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट पेज प्रिंसिपल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि पॉल्यूशन पेज प्रिंसिपल हमारे देश में कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन पेज प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट पेज प्रिंसिपल की जैसे ये कन्वर्ट हो गया। कैसे? गवर्नमेंट ही पे कर रही है पॉल्यूशन के लिए। हम चाहते थे कि जिस फैक्ट्री ने या जिस माइनिंग ने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉल्यूशन को क्रिएट किया है उसको पे करना चाहिए, पर हमारे देश में हो क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर द प्रिंसिपल। हाउ? आप बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो, क्योंकि इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, वेलोर केस जिसके बारे में अभी जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। यहाँ पर ये कंपनसेशन टू द ह्यूमन विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट रिस्टोरेशन की बात करते हैं, मोर विच इज मोर अलाइन टूवर्ड करेक्टिव जस्टिस, मतलब कि गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर द पॉल्यूशन टू द विक्टिम्स, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग। मतलब वो फैक्ट्री अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है, वो जो फैक्ट्री पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है, पर दिन पर दिन या फिर साल पर साल जो है हमारी सरकार ही नई नई एक्ट्स लेकर आ रही है, नया नया एक स्ट्रक्चर बना रही है ताकि हम पॉल्यूशन के साथ लड़ सके। पर मेन रूट कोज क्या है पॉल्यूशन का, उसको ठीक करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। इसी वजह से हम अपने मेन आंसर राइटिंग में ये बात लिख सकते हैं दैट द ट्रिपल पी इज कन्वर्टेड इनटू, कि मतलब ये जो ट्रिपल पी है वो कन्वर्ट हो चुका है हमारे देश में गवर्नमेंट पीस प्रिंसिपल में। आप बहुत सारे एक्ट्स जो सरकार ने बनाए हैं, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और पर्टिकुलरली आपको आर्टिकल्स आंसर में मार्क करने सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे आर्टिकल्स, जो DPSP के आर्टिकल है 48A या 51AG हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, पर्टिकुलरली टू प्रोवाइड
and to protect our environment and to provide healthy environment, अपने देश के लोगों को एक healthy environment provide करने के लिए ये जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं ये भी सरकार के ही द्वारा किए गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट बेस्ड प्रिंसिपल बन गया है तो हमें ये सारे एक्ट्स को लिखना होगा और साथ ही साथ इन आर्टिकल्स को भी अपनी आंसर में हमें ऐड ऑन करना होगा, तभी आपका जो आंसर है वो एक प्रॉपर यूपीएससी आंसर आप बोल सकते हो, तभी उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन करोगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर पढ़कर ही मिलेंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।